हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 5, क्योंकि हमने साथियों यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 हम समाप्त कर चुका है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, जो हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो 5वीं यूनिट है उसमें हम क्या बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड वॉइस। जी हाँ साथियों, हम ओरल भी कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा हमारा रिटन नहीं होता, जबकि हम अधिकतर हम क्या बात करते हैं, ओरल करते हैं, ताकि उसमें हमारी फास्ट होती है, स्पीड भी होती है। तो हम अधिकतर हम क्या करते हैं, ओरल फॉर्म का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, या फिर हम वॉइस यूज करते हैं। तो इसलिए साथियों ये हम चलते हैं, बात करते हैं आगे का। तो आगे हम बात करें साथियों, तो इसमें कुछ खास यूनिट रह गई हैं। उससे पहले आगे बढ़े हैं तो साथियों मैं यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और हमारे साथ बने रहे होंगे। आइए चलते हैं साथियों, हमारा पहला जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है कोड एंड कंटेंट का। जी हाँ साथियों, कोड एंड कंटेंट। कंटेंट मतलब आप समझते होंगे, कंटेंट मतलब कोई चीज़ मटेरियल है उसमें मिलती है। अब कोड मतलब क्या जानते हैं, कोड भी आप सुने हैं, ऐसा नहीं पहली बार होता है। कोई कोड मतलब सीक्रेट वर्ड होते हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो वही साथियों आप उसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कोड भी यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिंबल होता है जिसको हमने इस स्ट्रक्चर में हम फॉर्म करते हैं कि वो एक मीनिंगफुल, किसी पर्सन के लिए मीनिंगफुल बन जाए। जैसे आप जानते हैं कि आप कई सारे लैंग्वेज पढ़े होंगे, उस सबका कोड होता है। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा ही मानते हैं, तो अल्फ़ा कई जगह पे अलग अलग होता है। हम जहाँ पे अल्फ़ा लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जानते हैं रेडियो एक्टिविटी, तो वहाँ पे अल्फ़ा अलग डिनोट करता है। तो हर जगह अलग अलग कोड होते हैं जहाँ पे जिनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो लेकिन हम उसको कैसे फॉर्म करते हैं, कोड एक सिंबल होता है। मान लीजिए कोड एक क्या है, सिंबल। जैसे हमको ये नहीं पता कि ये क्या है, हमने तो बचपन से पढ़ते हुए समझ में आया कि ये क्या है, हमारा बी है, पढ़ रहे हैं। ये भी लेकिन क्या है, एक कोड है जिसका वावेल या साउंड निकल रहा है बी, बा, और साउंड निकल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, उसको ये दिखाओगे तो समझ ही नहीं पाएगा क्या है। तो उसके लिए क्या है, कोड है, एक सिंबल है, कोई भी आँख शेप है, ये कोई भी एक फिगर है, जो ऐसे इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो इस प्रकार से है। लेकिन हम बाद में इसको हम बोलते क्या, यहाँ पे इस प्रकार से इसको बोलते हैं कोड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन अ वे ऑल लैंग्वेज आर कोड। जो भी लैंग्वेज होती है वो कोड है, ये बोला जा सकता है और हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं कोई लेटर है, कोई कोड है जिसके द्वारा एक मीनिंग निकलती है उनके ग्रुप के बनाने पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट कंटेंट्स एलिमेंट दैट आर अरेंज इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, जिसको हमने बोला। फिर कोड है या ग्रुप एलिमेंट, वोकेबुलरी जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बोले वोकेबुलरी, जैसे मान लीजिए कंटेंट बोले, तो इसमें कई सारे कोड है। सी कोड है, हो सकता है ONTENT, सभी क्या है, कोड है एक। बाद में हम उसको पढ़ते हैं, उसको हम लेटर के रूप में मानते हैं। बाद में वो लेटर होता है, फिर बाद में उसके बाद वर्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, वो एक कोड यहाँ पे मानते हैं। सेट अ प्रोसीजर फॉर कंबाइनिंग दिज एलिमेंट्स मीनिंगफुल सिंटैक्स। तो वही सारी चीज़ें हैं, कोड क्या होती हैं, इनको हम अगर मेन एक आर्डर में कंबाइन करें तो एक मीनिंगफुल वर्ड या फिर एक मीनिंग निकलती है। ये होगी कोड। कोड क्या मान लिया हम, सिंबल। लेकिन कंटेंट क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, कोड भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट में मतलब आता है हमारा द मैसेज कंटेंट, दैट इज मैसेज दैट इज सिलेक्टेड बाय द सोर्स एक्सप्रेस इन पर्पज। अब कंटेंट वाला समझिए कि हमने जो कोड डिलीवर कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मटेरियल होगा जिसका मीनिंग निकल रहा है, वो हमारा क्या होता है, कंटेंट। किसके लिए, हम क्या पर्पज से उस कोड को हम सिंबलाइज किए हैं, उसको किस प्रकार से हम उसको अरेंज किए, तो कोई कौन सी मीनिंग निकल रही है, कंटेंट। वो मैसेज जो जा रहा है उसको हम बोलते हैं कंटेंट। जैसे कोड्स हैज बोथ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर, व्हेन मोर देन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रेजेंटेड दे कुड हैव सम ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोला, कंटेंट भी है, लगभग कोड की जैसे होते हैं, लेकिन जब उनको कई सारे कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑर्डर हो जाता है, इसको फिर उसको स्ट्रक्चर में उसको हम फ्रेम करते हैं। दस कोड एंड कंटेंट इन अ लेमन्स लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेटिंग मैसेज थ्रू अ सम ऑफ सिम्बल्स। मतलब कि हम कई सारे सिंबल का यूज करके, जिसको बोलते हैं कोड को यूज करके, कंटेंट को यूज करके हम क्या करते हैं, किसी से मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। कोड और कंटेंट ये हमारा थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है हमारा। आगे जाते जाते समझ में आ जाएगा साथियों। ये हो सकता है 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कोड और कंटेंट होता क्या। थोड़ा बेसिकली इसको ब्रीफ में डिवाइड करिए, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये साथियों टॉपिक हो जाता है, स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर टू टर्म्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिस्कशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम इसको साथियों ऐसे बताएं तो स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट पर्सन कैन रिसीव थ्रू द वंस ऑफ हिज सेंस। In fact, it is anything can be produce a sensation, and purpose is anything that an individual does as a reaction to the stimulus. आप ये सोचिए कि कोई स्पीकर बोल रहा है,
हमको जो समझ में आ रहा है, जो हम वो रिसीव कर रहे हैं वो हमारा स्टिमुलस है, और जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है। हमने जो मैसेज लिया, जो उसके थॉट से, जो उसके अनुभव से, जो उसको मैंने जिस मैसेज को हमने सेंस किया वो हमारा स्टिमुलस है, और उसके मैसेज के बाद हमारा जो रिएक्शन हो गया वो क्या, हमारा रिस्पांस है। जैसे हम हंसने लगते हैं कई सारी बात, तो उसका जो रिस्पांस हम क्या दे रहे हैं, रिएक्शन में दे रहे हैं जो है लाफ। रिस्पांस हमारा क्या है, लाफिंग या स्माइल या फिर प्लीजर हमको मिल रहा है, तो हमारा क्या है, रिस्पांस है। जो हमको नॉलेज मिल रहा है, जो हमको मैसेज मिल रहा है वो हमारा क्या है, स्टिमुलस है। इसको इस प्रकार से 2 बेसिक में हम डिफाइन कर सकते हैं, और सिंपल सा टर्म है, ये भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं, और सिंपल सा इतना लिख करके आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इनमें आप जैसे आप बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन, तो स्टिमुलस एक रिएक्शन एक्शन है, और रिस्पांस क्या हमारा रिएक्शन है किसी मैसेज को देखने के बाद। हमने एक्सीडेंट होता हुआ देखा तो हमारा क्या है, वो हमारा वो स्टिमुलस था, लेकिन हमने उसको क्या किया, जो जिसका एक्सीडेंट हो उसकी हमने हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, रिस्पांस है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको देख सकते हैं स्टिमुलस एज ए एंड रिस्पांस के तौर पर। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी बात होती है, जो हमारा मैसेज होता है, किस प्रकार से एक जगह से दूसरी तक पहुंचती है, उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिखा होगा, यहाँ पे सेंडर है, फिर इनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, फिर रिसीवर के बाद यहाँ पे क्या है, फीडबैक है। फीडबैक रिसीवर किसको देता है, सेंडर को देता है, बीच में यहाँ पे एक नॉइज है। अभी हम इसको सभी चीज़ों को बात करते हैं। अब इसको थोड़ा समझाएं, तो आप इसको अगर ब्रीफ में समझाएं थोड़ा सा शॉर्ट में, तो एक सेंडर जो आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो क्या करें, आप एक सेंडर हुए, फिर उसको टाइप किए, वो हमारा आपका इनकोड हो गया। इनकोड के बाद आपने उसको रिटर्न फॉर्म में इनकोड किया, तो रिटर्न चैनल हो गया, रिटर्न एक चैनल हो गया। फिर उसके द्वारा हम किसी के पास भेजें, तो हमारा वो अब रिसीवर क्या करेगा, उसको पाएगा पहले, तो उसको डिकोड करेगा, फिर रिसीवर तक समझेगा, रिसीवर समझने के बाद उसको आपको फीडबैक देगा। तो ये सब पूरा प्रोसेस क्या है, हमारा यहाँ पे एक कम्युनिकेशन है। और बीच में नॉइज मतलब कि जो चैनल है, हम क्योंकि पूरे सभी थॉट को किसी रिटर्न फॉर्म में या फिर कैसे मैंने बताया था क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, हम अपने थॉट्स को, इमोशन को एक लिमिट होती है एक्सेस करने में, चाहे वर्ड्स के थ्रू हो, चाहे रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे ओरल हो, तो हम वहाँ पे एक बैरियर यूज होता है। जो भी बैरियर होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे नॉइज। और हम इसको डिटेल बाय डिटेल समझते हैं। यहाँ पे पहले हम समझेंगे यहाँ पे सेंडर। सेंडर क्या है, सेंडर एक कम्युनिकेटर या फिर उस पर्सन है जो अपने कन्वर्जेशन को, जो फिर अपनी बात को एक इनिशिएट करता है, जो शुरू करता है, वो हमारा क्या होता है, सेंडर होता है, जिसका कुछ ना कुछ अपना एक मैसेज होता है जिसको कन्वे करना चाहता है दूसरे पर्सन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं सेंडर। अब सेंडर क्या करेगा साथियों, अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने आइडियाज हैं, किसी न किसी रूप में क्या करेगा, वो राइट डाउन करेगा या फिर स्पीक करेगा या फिर हैंड गेस्चर यूज करेगा। तो हमारा क्या होता है, वो इनकोडिंग है। क्या वो अब अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं इनकोड करेगा किसी न किसी वे में। जैसे मान लीजिए कहीं वो सिंबल यूज कर रहा है, कोई साइन यूज कर रहा है, बॉडी गेस्चर यूज कर रहा है, या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेट करके वो आपका यूज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकोडिंग। जैसे मैंने बताया, आप व्हाट्सएप पहले आपके दिमाग में मैंने पूछता हूँ किसका क्या हाल है, या फिर अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि आपका क्या हाल है, तो आप पहले दिमाग में आया कि अच्छा मुझे बात पूछनी चाहिए, फिर आपने दिमाग में आया, फिर आपने उसको टाइप कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं ना, आप उसको टाइप करने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं इनकोडिंग। वो क्या हमारा हो गया, इनकोडिंग। वो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक कोड लिख रहे हैं, कोड के रूप में जैसे बोल रहे हैं, जैसे बोला ना, कोड क्या होता है, एक सिंबल्स होते हैं, उसको हम सिंबल्स फॉर्म में हम वहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब इस पर डिपेंड करता है कि एक जो इनकोडिंग है, जो एक मैसेज आप राइट डाउन कर रहे हैं, वो किस किस बात पर निर्भर कर सकता है। तो जो सेंडर है उसकी नॉलेज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसका परसेप्शन, बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंसीज है या ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सक्सेसफुल ऑफ द मैसेज। अब आप क्या सोचते हैं, आप मान लीजिए आप राइट डाउन कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। अब आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आप ही मैसेज नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब आप कैसे कैसे सही से उसको इनकोड नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश में इनकोड कर रहे हैं, हिंदी में इनकोड कर रहे हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हैं, या फिर कैसे लिख रहे हैं हिंदी में, तो जो मात्राएं लग रही हैं उसको आप गलत करें। तो आपकी स्किल पर निर्भर करती है कि आपका नॉलेज कितना है, उसको राइट डाउन करने का स्किल्स क्या है। तो सारी चीज़ आपको डिपेंड करती है कितना इफेक्टफुल आप इनकोडिंग कर सकते हैं, मैसेज को राइट डाउन या फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है, जो सेंडर होता है। अब बात करते हैं मैसेज। मैसेज में क्या हुआ साथियों, अब क्या हुआ, जब वो मैसेज को इनकोड कर दिया, जैसे बोला आप कैसे हैं, अब मान लिया क्वेश्चन मंगा देते। अब क्या हुआ, ये आप पर डिपेंड करता है। अब ये आपका पूरा क्या हुआ, मैसेज बना। अब ये क्या हुआ, आपका मैसेज। पहले आपके पास आइडिया आया, फिर आपने उसको इनकोड किया किसी फॉर्म पर, या फिर आपने किया हाउ आर यू,
आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यही बताना कैसे स्किल डिपेंड करती है। आप मान लीजिए क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा दिए, आपका स्किल तो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बता रहे क्या है कि समझ नहीं आता, तो इस प्रकार से आपकी स्किल डिपेंड करती है। अब ये क्या हुआ, अब का जो इनकोड हुआ ये मैंने इनकोड किया, ये सारे क्या है कोड थे, एक सिंबल थे, HOW क्या कोड हैं, एक सिंबल्स हैं, उसको मैंने इस फॉर्म में किया कि वहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज निकल गया। अब हमारा जो मैसेज है वो क्या हो गया, हाउ आर यू। अब हमारा क्या हुआ, जब इनकोडिंग फिनिश हो जाता है तो सेंडर क्या आता है, एक बढ़िया सा मैसेज देखता है, पाता है कि जो वो भेजना चाहता था अपने एक साथी के साथ। तो ये जो मैसेज है ये किस प्रकार से हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो सकता है रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, सिंबॉलिक सिंबल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, कुछ बॉडी गेस्चर, साइलेंस, साइज, साउंड, इमोजीज आप देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, मैसेज मिलता है आपको। और ये कोई अदर सिग्नल्स के रूप में हो सकता है जो रिसीवर को समझ में आ जाए। तो ये हमारा होता है मैसेज। अब हमको मैसेज मिल गया यहाँ पे। अब क्या आगा, अगला प्रोसेस क्या होगा साथी, यहाँ पे हम एक कम्युनिकेशन चैनल की यूज करेंगे। जैसे हमने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रहा था, राइट डाउन कर रहा था, एक कोड को हमने क्या कर रहा था, राइट कर रहा था। हो सकता है आप फिंगर से बता दें, आपके आई कॉन्टेक्ट से आप कम्युनिकेट कर पाएँ, आपका बॉडी गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, उससे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा क्या आता है, कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। किस प्रकार से आप अपने आइडियाज़ को दूसरे के बीच में किस मीडियम से आप ले जा रहे हैं। या फिर आप सीधे बोल सकते हैं आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया क्या यूज करें, वो भी एक क्या है, चैनल है, कम्युनिकेशन का चैनल यूज करें ताकि अपने बातों को वहाँ तक पहुँचा पाएँ। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन चैनल, ये होते हैं ओरल, वर्चुअल, रिटन, साउंड, गेस्चर, ये सब हम इसको मेनली मीडियम होते हैं। ये टाइप है किस प्रकार से हम अपने मैसेज को इनकोड करके दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, किस चैनल द्वारा, रिटन है या फिर वॉइस है या फिर ओरल है, सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये आप थोड़ा सा डायग्राम करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया बन रहा होगा। और फिर इसके बाद हमारा आता है क्या, तो साथियों हमारा जो अगला टर्म आता है वो आता है हमारा रिसीवर का। क्योंकि जब मैसेज इनकोड हो गया वो चैनल के मीडियम से किसी के पास पहुँचेगा, तो जिसके पास पहुँचा, जिसके पास आप पहुँचाना चाहते हो क्या, एक रिसीवर है। तो जिसको हम अपने मैसेज को टारगेट किए थे किसके पास देने को, वो हमारा क्या है, रिसीवर है। रिसीवर क्या करेगा, उसको किसी भी पॉसिबल मैनर में क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे द डिग्री ऑफ हिच रिसीव डिकोड्स द मैसेज डिपेंड्स ऑन हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद द सेंडर। अब यहाँ पे अब मैसेज रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगी, क्योंकि बिना डिकोड के वो मैसेज समझ नहीं पाएगा। मैसेज तो मिल गया, यानी किसी फॉर्म में है। अब वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट मैटर उस चीज़ में कितना वो एक्सपीरियंस है, कितना ट्रस्टवर्दी है, और सेंडर का रिलेशनशिप कैसा है। तब वो क्या करेगा, उसके बाद वो मैसेज को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड मतलब कि उसको ओपन करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा। मतलब कि अब मुझे मैसेज मिलने के बाद हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, उसके बाद हम मैसेज को पढ़ते हैं। तो मैसेज मिल गया, हम रिसीव कर लिए, लेकिन उसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या है, डिकोड कर रहे हैं उसको। अब वो पढ़ रहे हैं कि हाँ डिकोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर क्या करता है, वो मैसेंडर के मैसेज को पॉसिबली रूप में, किसी पॉसिबल मैनर में क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और यहाँ पे बोल सकता है एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स ओनली इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वाज इंटेंडेड बाय द सेंडर। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है कि जैसे मैं हो सकता है मैं किस हिसाब से इस मैसेज को भेजा, और आप उसी इरादे से आप उस मैसेज को रिसीव पढ़ने के बाद उसको डिकोड कर पाए, तो मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। जैसे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, अलग अलग फॉर्म में। तो अगर उसी प्रकार से वो रिसीवर समझ पाए कि आप जल्दी में पूछ रहे हैं, स्लो पूछ रहे हैं, या फिर आप टाइम लेना चाहते हैं, वो उसके साथ से, तो इसी हिसाब से हमारा क्या होगा, डिकोडिंग का जो है इफेक्ट कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होगा। अब मान लीजिए अब क्या होगा, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको फीडबैक आता है लास्ट में। बिना फीडबैक दिए आपका प्रोसेस कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। द फीडबैक इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इट इंश्योर दैट रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड इंटरप्रेटेड इट करेक्टली एज इट वाज इंटेंडेड टू बाय द सेंडर। मतलब कि यहाँ पे क्या निकला कि अब यहाँ से क्या होगा, जब आप फीडबैक देंगे तो फीडबैक ये इंश्योर करता है सेंडर को कि हाँ रिसीवर को मैं जिसको मैसेज भेजा था उसको मैसेज मिल गया, और उसने उसी हिसाब से मेरी बातों को वैसे ही समझा जैसे मैं उसको बताना चाहता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, फीडबैक देना जरूरी हो जाता है। इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन एज इट इज परमिट्स द सेंडर टू नो द एफिकेसी ऑफ हिज मैसेज। द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। जो फीडबैक है या फिर वो वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है, और यही हमारा तय करता है कि हम हमारी जो एफिशिएंसी थी वो हम किस हिसाब से उस मैसेज को समझ पाया। यदि आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन होगा उस मैसेज पढ़ने के बाद, तब आप फिर उसको फीडबैक देंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। तो ये सारी चीज़ यही कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये मान लीजिए आपका क्या हो गया,
कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, रिसीवर, उसके बाद डिकोडिंग आएगा। और जो मैंने यहाँ बताया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहले डिकोडिंग नहीं साथियों, पहले क्या होगा, रिसीवर क्या करेगा, यहाँ पे होगा रिसीवर, पहले मैसेज को रिसीव किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो पहले रिसीव करने के बाद ही आप डिकोड करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले आप पहले मैसेज को पहले ही समझ लिए उसके बाद आप रिसीव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इसको साथियों करेक्ट कर लीजिएगा। कई जगह आपको ऐसे मिलते रहेंगे, आप थोड़ा सा प्रोसेस समझिए, आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए। अब यहाँ पे ये बताता था, जैसे नॉइज बताता है, तो नॉइज वही है कि आप किस चैनल का उपयोग कर रहे हैं, कितना आप अपने एक्सप्रेस, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को फॉर्म में चैनल में आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और जो बैरियर आता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे नॉइज। अब चलते हैं साथियों आगे क्या, एक बार इसको फिर से मैं समझा देता हूँ, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, द सेंडर डिसाइड द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, उसको एक डिसाइड किया कि मुझे एक मैसेज को भेजना है। अब क्या करेगा, सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा, किसी न किसी फॉर्म में राइट डाउन करेगा, किसी न किसी कोड या सिंबल का यूज करेगा किसी तक भेजने के लिए। जैसे मान लिया मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, कहीं पे आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओरल बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का सहायता ले रहा हूँ। तो अब क्या हमारा इनकोडिंग प्रोसेस है, मैं कैसे इनकोड कर रहा हूँ, वर्बली इनकोड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंडर सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन, ये हमारा चैनल हो गया। अब क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पाएंगे, पहले आप रिसीवर बनेंगे, जैसे आप वीडियो इसको देख रहे हैं तो आप रिसीवर बने, आपने मैसेज को रिसीव किया, फिर आपने मेरे वीडियो को देखा, तो अब क्या हुआ, आपने इसको जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे मेरे मैसेज को आप डिकोड कर रहे हैं, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है। फिर आप मुझे फीडबैक देंगे, हाँ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वो हमारा क्या, आपका क्या फीडबैक है, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मैंने जैसे बताया था वैसे ही मेरे रिसीवर को, मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को समझ में आया, इस वीडियो को उन्होंने बेनिफिट लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फीडबैक हो जाएगा। तो साथियों फीडबैक देना मत भूलिएगा, जैसे ही आपको अच्छा लगे जो फीडबैक हो आपका जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक डिसलाइक जो भी हो आपको। चलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं साथियों आगे बात आता है साथियों प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट। अभी क्या होता है साथियों, प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट क्या होता है। अब प्रोनाउंसिएशन तो आप जानते हैं, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। प्रोनाउंसिएशन रिफर टू अ वे अ वर्ड इज स्पोकन, आप किसी वर्ड को कैसे बोल रहे हैं वो हमारा बात होती है, उसको हम यूज करते हैं, उसको टर्म में, प्रोनाउंसिएशन के टर्म में हम उसको बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अफेक्ट द वे वी कम्युनिकेट, राइट प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग मोर इफेक्टिवली एंड क्लियरली। कभी कभी क्या होता है साथियों, आप कभी वीडियो देखिए जो इंग्लिश एसेंट होते हैं, जो ब्रिटिश एसेंट हैं, जो यूएस का एसेंट है, आप इंग्लिश में वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका एसेंट दूसरा है, हमारा एसेंट दूसरा है, उनका प्रोनाउंसिएशन दूसरा है वर्ड का, हमारा प्रोनाउंसिएशन दूसरा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पे जो एक बैरियर बन जाता है, उसको सही समझ नहीं पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैप्शन को ऑन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउंसिएशन का, अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया में ही मान लीजिए हमारा जो इंडियन एसेंट है उसमें हम इंडिया के किसी अदर पार्ट के पर्सन को सही समझा नहीं पाएंगे, अपने एक्सप्रेस को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहाँ पे। थर्ड हम बात करते हैं, हाउएवर इनकरेक्ट एंड इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, एज द रिजल्ट इंटायर एक्सरसाइज बिकम्स फॉल्टी। अब मान लीजिए साथियों, कई बार आपको ऐसा पता चलता है कि एक छोटा सा वर्ड है, अगर आप उसको गलत प्रोनाउंसिएट कर दिए तो आपका क्या हो सकता है, आपको पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। आपको बोलते हैं जेल, जेल, यहाँ पे हो गया क्या, राइट डाउन करता हूँ, ये हमारा क्या है, जेल, और ये क्या है हमारा जेल। अब दोनों को हम प्रोनाउंसिएट अगर एपी करें, जेल जेल करें, तो आदमी क्या समझेगा, यही समझेगा ना, हमने जेल बोल रहा है, आप जेल समझ रहे हैं। तो मैं तो कहना कुछ और चाहता हूँ, आप समझ कुछ और रहे हैं, ये भी गलत हुआ ना। एक ही प्रोनाउंसिएशन आपने थोड़ा गलती किया और मीनिंग आपका चेंज हो गया। तो इसलिए आप अगर इनकरेक्ट या फिर सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो आपका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो सकता है और कम्युनिकेशन आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कई सारे पीपल क्या करते हैं, जू को जू रिप्रेजेंट करते हैं, जू जू। जब थोड़ा समझना है, जब जू बोलते हैं जू, और ये हमारा होता है जू, तो इसको भी आप थोड़ा समझिए, इसको कैसे आपको प्रोनाउंसिएट करना है। अब थोड़ा सा हमने आर्टिकुलेशन जो होती है उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को सीखना पड़ता है। तो आइए हम सब साथियों आगे चलते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट था, आइए इसको थोड़ा बारे में और जानते हैं क्या क्या हमको ध्यान देनी चाहिए। सम ओरल कम्युनिकेशन एंड प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट। हमको पहले क्या करना चाहिए, यहाँ कुछ वही है जो हमने पहले बात कर चुका है, बस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमको आई कंटेक्ट बनाना है जब भी हम बोल रहे हों, और जो लिसनर है उनको हमेशा इंस्पायर करना है। और जब आई कंटेक्ट करते हैं तो लिसनर को ये इंस्पायर करती है। और हमारा क्या होता है, थोड़ा सा हमको जो वॉइस है उसको सॉफ्ट और प्लीजिंग इस प्रकार से बोलना है कि सामने वाले को अच्छा लगे, हार्ड वॉइस नहीं बोलना है।
हार्ड वॉइस, हार्ड टोन नहीं हो रखना है। डू नॉट स्पीक मोनोटोमस वॉइस, चेंजेज द मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस ओकेजनली। ऐसा नहीं कि मैं एक ले लिया, मेक आई कॉन्टेक्ट वाइल स्पीकिंग, इट इंस्पायर अदर्स टू लिसन, ट्राई टू मेक वॉइस साउंड प्लीजिंग एंड सॉफ्ट। अब क्या साथी हूँ, आप कुछ देर में समझ जाओगे कि ये ऐसे बोलने वाला है। अब इसमें आपको थोड़ा सा क्या होगा, आप बोरिंग फील करोगे, आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। वहीं पे हम जहाँ पे पास है वहाँ पास लेते हैं, जहाँ फुल स्टॉप वहाँ रोक रहे हैं, थोड़ा सा वॉइस को चेंज कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मुझसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। आप जब भी आप प्रोनाउंसिएशन को डिक्टेट करें, मोनोटोमस, वॉइस चेंज जैसे है आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका मॉड्यूलेट होने लगेगा, वॉइस का टोन चेंज होगा। और यहाँ बोल रहा है डू नॉट मम्बल, आपको मम्बल मतलब बड़बड़ाना नहीं है, और आपको सही से स्पीक क्लियरली, हमको स्पष्ट बोलना है, ताकि जब भी हम बोलें हर एक वर्ड, हर एक लेटर, हर एक प्रोनाउंसिएशन हमारे ऑडियंस तक पहुँचे, हमारे रीडर तक पहुँचे। यूज वर्ड्स विच आर क्लियर टू अंडरस्टैंड, वही वर्ड यूज करना है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज टू शो इंटरेस्ट इन द ऑनगोइंग कन्वर्जेशन, हमको इस प्रकार से लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज यूज करना है ताकि सामने वाले को लगे कि हम उसमें इंटरेस्ट है बात करने में। ऐसा नहीं कि मैं अपने बोलते चला जा रहा हूँ और सामने वाला बोर हो रहा है, वहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो सुन रहा है नहीं सुन रहा। सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर करती हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, हम सभी को क्या करना है, एक ऑडियंस को लंबे समय तक रिटेन करना है। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी मेजर फैक्टर डिपेंड करती है। एट द एंड ऑफ कन्वर्जेशन थैंक्स द ऑडियंस फॉर लिसनिंग पेशेंसली, आप लास्ट के जब आप स्पीक बोल चुके तो आप एक बार थैंक्स बोल सकते हैं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आसानी से ये चीज़ बोल सकते हैं। तो ये कुछ थे यहाँ पे, कुछ टिप्स थे या फिर कहें कुछ यहाँ पे बातें थी जो हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है सिलेबल, वावेल, कॉन्सोनेंट, साउंड। उम्मीद करता साथी वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसी यूनिट में एक ही पार्ट में पूरा 5th यूनिट खत्म कर दूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो सभी आपको मिलती रहे। सिलेबल की बात करें साथियों, सिलेबल क्या होते हैं यहाँ पर समझ सकते हैं। ये क्या करता है कि एक साउंड या फिर एक यूनिट ऑफ साउंड, मतलब कि कोई वर्ड है या फिर हम एक वर्ड या फिर एक लेटर या एक कोड कैसे हम उसको साउंड करें, उसको कैसे हम बोल रहे हैं, किस प्रकार से साउंड निकल रही है। देखिए यहाँ बोला गया इस सिलेबल में बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ साउंड विथ वन वावेल साउंड एंड विथ और विदाउट कॉन्सोनेंट। वहाँ पर कम से कम एक वावेल साउंड तो होगा, और वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मिनिमम एक क्या होगा, वावेल साउंड तो होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं डिपेंड करूँ, यहाँ बोला गया सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड विथ वन अनइंटरप्टेड साउंड, जिसको हम बिना किसी साउंड से की हेल्प से हम बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, सिलेबल। जिसे हम बोलते हैं वावेल, वाउल, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वो हमारा सिलेबल। एक हिंदी में पढ़ते हैं कि जहाँ मुझे किसी और अन्य भाग की, मेरे माउथ किसी और पार्टों की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको बोलने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वावेल। तो सिलेबल भी वही इस प्रकार से है, जहाँ पे हम किसी और साउंड को इंटरप्ट नहीं करते हैं, कोई और साउंड उसके साथ इंटरप्ट नहीं होती है, तो हमारा क्या होता है, सिलेबल। अब यहाँ पे और बोला गया, यहाँ पे एक सिंगल वर्ड द्वारा उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी टॉपिक को कुछ यहाँ पे वर्ड्स में बांटे गए हैं, जैसे यहाँ पे एक है मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वर्ड्स विथ वन सिलेबल। फॉर एग्जांपल ऑन, ऑन क्या था, यहाँ पे देखिए ऑन वावेल ना कॉन्सोनेंट, यही लिखा है VC। तो ऑन, ऑन जब हम ओ बोल रहे हैं तो वहाँ पे कोई साउंड यहाँ पे अलग से इंटरप्ट नहीं कर रहे, न, तो यहाँ पे हो गया ऑन, ऑन ऑन, यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक मोनोसिलेबिक। यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबल है, वो जो है हमारा ओ। अब आप बात करते हैं डाइसिलेबिक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्ड्स में 2 सिलेबल्स हैं। जैसे यहाँ बात करेंगे अप, ऑन, अप एक हो गया, ऑन, तो एक सिलेबल क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑन, अप, ऑन, अपॉन, तो डाइसिलेबिक। अब बात करते हैं पॉलीसिलेबिक की। पॉलीसिलेबिक में क्या होता है साथी, यहाँ पे मोर देन 2 सिलेबल यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, सिलेबल लिखा हुआ है सिलेबल, सिलेबल, तो यहाँ पे सी क्या, यस क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट वावेल। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये पॉलीसिलेबिक यहाँ पे सिलेबल हमने यूज किया। तो कुछ यहाँ पे होते हैं सिलेबल। अब बात करते हैं वावेल की। तो वावेल भी यहाँ पे समझना है हमको। वावेल साउंड क्या होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावेल साउंड द एयर फ्रॉम द लंग्स कम आउट इन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर इन द रेदर कंटिन्यूस स्ट्रीम। जब हम किसी वर्ड को या फिर किसी लेटर को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे लंग्स से क्या होता है, कुछ एयर स्ट्रीम होती हैं, एयर आती हैं। अगर वो एयर कहीं पे अटक नहीं रही है, सीधे हमारे माउथ से आ रही हैं, बिना किसी को इंटरप्ट किए, किसी पार्ट को टच किए, तो हम क्या बोलते हैं उसको वावेल, वावेल साउंड, वो हमारी वावेल साउंड में आती हैं।
ये बोला कि देयर इज नो क्लोजर ऑफ द एयर पासेज और फ्रिक्शन बिटवीन एनी स्पीच ऑर्गन्स, देयर आर 20 डिस्टिंक्ट वावेल साउंड इन इंग्लिश। यहाँ बोला गया वही कि हमारे वो किसी भी स्पीच ऑर्गन्स को इंटरप्ट नहीं करती और फ्रिक्शन की नहीं करती। जैसे आ, कोई यहीं पे नहीं हुआ, ओ, हवाई निकल गई। अब इसको थोड़ा साउंड करेंगे तो आप समझ में आएगा कि हमारा वावेल साउंड कैसा होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कुछ वावेल साउंड को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। एक है हमारा प्योर वावेल, दूसरा हमारा डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स और प्योर वावेल साउंड क्या है? प्योर वावेल साउंड को ही बोलते हैं मोनोप्थॉन्ग। मोनोप्थॉन्ग। तो यहाँ पे बात करते हुए सभी को आगे डिटेल बात करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्योर वावेल इट्स क्वालिटी डज नॉट चेंज। यहाँ पे इसकी क्वालिटी क्या होती है? चेंज नहीं होती है। जब भी हम डिप्थॉन्ग को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन ग्लाइड्स टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्वालिटी ऑफ द वावेल चेंज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अधिकतर आप देखेंगे कि दो वावेल्स को मिला करके कोई एक नया साउंड आता है, लेकिन जो साउंड मिलेगा, जो साउंड आएगा उसका भी यहाँ पे जो उसका एयर हम प्रोनाउंस करेंगे, एयर कहीं भी टच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा वावेल क्या होगा, वावेल साउंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया, फॉर एग्जाम्पल आई, यहाँ पे आई है, लेकिन इसको हम अगर प्योर वावेल बात करें तो यहाँ पे आता है फीट। क्या आता है? फीट। लेकिन कभी हम ए, जैसे हम आपको बात करें फाई, आई, फाइट है तो वावेल है तो आई। यहाँ पे क्या है? वावेल क्या है? हमारा आई ही है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है फीट, ईट, और यहाँ पे आ रहा है आई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? डिप्थॉन्ग हो गया हमारा ये होता है मोनोप्थॉन्ग या फिर प्योर वावेल। आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसको वावेल साउंड को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, जैसे मैंने बताया था, हम टोटल 20 वावेल्स होते हैं। 20 वावेल्स से 20 साउंड्स हैं। तो उसका मैं जैसे बात करते हैं, यहाँ पे आ, ई, एलिफेंट, ब्रेड, आई, जिम, इग्लू, ओ। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें ए। अगर हम यहीं पे इस प्रकार देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओए, क्वाइन, बॉय, ओ वाई, अलग यहाँ पे साउंड आ रहा है। काउ, यहाँ पे देखिए भले यहाँ पे साउंड है लेकिन कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है किसका आ रहा है? वावेल का ही आ रहा है, काउ। तो यहाँ पे आओ, ये सारे हमारे साथियों क्या हैं? जैसे काउ। यहाँ पे क्या? एयर, एयर। तो यहाँ पे जो एयर का आ रहा है वो हमारा कैसा है? यहाँ पे डिप्थॉन्ग्स है। ईयर, ईयर। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे डिप्थॉन्ग्स है। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे ई, तो यहाँ पे क्या है? मोनोप्थॉन्ग है, क्योंकि भले डबल ई है लेकिन वावेल जो आ रहा है सिर्फ ई की आ रही है, एक ही साउंड निकल रहा है। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमारा आपको समझ सकते हैं कि हमारे वावेल साउंड कैसे होते हैं। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, ताकि आपको कॉन्सोनेंट साउंड को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं और जो एयर है वो डायरेक्ट पासेज आइदर कंप्लीटली और पार्शली क्लोज्ड एंड द एयर पास थ्रू द स्पीच ऑर्गन्स विथ एन ऑडिबल फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो एयर हैं या तो पूरी तरह से बंद हो जा रहे हैं, जैसे प, अब मैंने माउथ पूरा बंद कर लिया, प, तो हवा थोड़ा सा आया। अब कभी भी होता है कि हमने पूरा ही बंद कर लिया, जब फ, थोड़ा सा हवा आया और बाकी पार्शली आया, पार्शली अंदर ही रह गया। हमारे इस प्रकार से क्या बोलते हैं, अगर ऐसा साउंड हो रहा है तो हमारा जो एयर है किसी स्पीच ऑर्गन से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ से रगड़ खा रहा है, उसके टच में जा रहा है, तो भी हमारे क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो यहाँ पे लगभग 24 कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीफ, जेलीफिश, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, फिश। यहाँ पे क्या है? डायनासोर, कार, बनाना, रेन, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे हमारे 24 कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप इसके बाद राइट डाउन कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ हमारे थे वावेल और कॉन्सोनेंट, और हमने सिलेबल को देखा। अब यहाँ पे थोड़ा आता है, एक और टॉपिक आता है आपके 2 मार्क्स में, ये भी आ सकता है, टोन और इंटोनेशन क्या होता है। टोन और इंटोनेशन साथ ही यहाँ पे आप समझेंगे तो इंटोनेशन बड़ा आसानी समझ में आएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टोन एंड इंटोनेशन इज दैट डीप एटीट्यूड एंड फीलिंग आर रिफ्लेक्टेड इन अ टोन। आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी नहीं है। आइए चले आगे बढ़ते हैं। However, on the contrary, when a sentence is delivered, intonation refers how to voice changes or fluctuate। बस इसमें ये मतलब है कि कैसे वो जो वॉइस है वो कैसे चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। मान लिया आप बिल्कुल टेक्निकल हैं, आप एक रोबोट हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, बस उसको समझ में आ रहा है हाँ यहाँ पे वॉइस स्लो हुई, यहाँ पे वॉइस तेज हुई, तो जो फ्लक्चुएशन है उसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। लेकिन जब टोन की बात करते हैं ना, टोन के साथ साथ हमारा क्या आता है, आदमी की जो फीलिंग वो भी हमको समझ में आती है, वो किस फीलिंग से बोल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यून। जैसे यहाँ बोला गया, ए ह्यूमन्स मेंटल हेल्थ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लिसनिंग टू द टोन ऑफ हिज वॉइस। उसका आदमी का जो मेंटल हेल्थ कैसी है, किस भावना में, उसका इमोशंस क्या है, किस प्रकार बोल रहा है, हमको टोन में पता चलेगा जब हम उसको टोन समझते हैं। लेकिन ये तो इंटोनेशन है तो हम केवल सिर्फ मैसेज समझ पाएंगे कि मैसेज कैसा है। ये 2 मेन डिफरेंस है और यही आपको लिखने को आ सकता है।
तो आप इस बात समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया रोबोट आपके टोन को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ ये समझेगा कि हाँ यहाँ पे वॉइस स्लो हुई, यहाँ पे तेज हुई है, वो समझ सकता है। लेकिन जब आप टोन की बात करते हैं तो वो क्या समझता है कि हाँ आप फीलिंग कैसे, ओके ओके ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप टोन देख रहे हैं, लेकिन जब इंटोनेशन की बात होगी बस वो हाँ यहाँ स्लो हुआ, अच्छा इसमें पहले तेज हुआ था बाद में स्लो हो गया, अच्छा इस वाले में राइजिंग है, यहाँ पे पहले स्लो शुरू हुआ बाद में राइज हो रहा है। तो ये आप समझेंगे। यहाँ पे कुछ इंटोनेशन के पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं, उसको भी हमको देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे बेसिक पर्पज़ के लिए, हमारे बेसिक एजुकेशन के लिए, ताकि हम समझ पाएँ और हमारे नॉलेज में रहे, वो जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इंटोनेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हूँ। मैंने 4 में डिवाइड किया है। इस तरह आपको 4 मिलेंगे, और सारे इंटोनेशन टाइप्स आपको मिल सकते हैं, सकते नाम मिल सकते हैं, लेकिन हमको कुछ जानकारी नॉलेज में रहनी चाहिए। यहाँ पे एक है फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन क्या होता है साथी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा राइट डाउन करेंगे हम। यहाँ पे जब हम सेंटेंस कोई स्पीक कर रहे हैं, कोई हम यहाँ पे सेंटेंस यूज कर रहे हैं, और जिसको हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, उसका जो वॉइस है वो डाउन कर रहे हैं एट द एंड, तो हम उसको बोलते हैं क्या, फॉलिंग इंटोनेशन। ऐसा कब होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलिंग ट्यून यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे माई नेम इज आदिर फरीरा, नाइस टू मीट यू, आई एम गोइंग टू मूवीज, आई विल बैक इन एन आवर, हैव अ ग्रेट डे। तो यहाँ पे क्या, हैव अ ग्रेट डे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमेशा आवर, मूवीज, यू, नाइस टू मीट यू। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फाइल, नाइस टू मीट यू, कुछ इस प्रकार से हम, लेकिन लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, हमारा फॉलिंग इंटोनेशन। तो अगर हम लास्ट साउंड की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉलिंग इंटोनेशन। और राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है, जब यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, जब हम लास्ट में हमारा जो साउंड है वो रेज कर रहा है, जब हम पिच, अपनी वॉइस की पिच को हम रेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइजिंग इंटोनेशन। जैसे यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में होता है। आर यू अमेरिकन, आर यू अमेरिकन, डज शी नो अबाउट दिस, कैन यू लेंड मी अ पेंसिल, इज द मूवी गुड, आर वी लिविंग सून। तो लास्ट में क्या हम याद करेंगे, हम लास्ट वाले वर्ड पे क्या आते हैं, ज़्यादा फोर्स करते हैं उसको, क्योंकि हमको समझना है, हमको यस और नो में क्वेश्चन पूछना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, राइजिंग, वहाँ पे हम जो इंटोनेशन होता है हमारा राइजिंग इंटोनेशन होता है। अब यहाँ पे ये 2 मेन हो गया, आप इसको समझ पाएंगे, लेकिन कुछ इसके मिक्स भी होते हैं, आइए उसको समझते हैं। यहाँ होता है नॉन फाइनल इंटोनेशन। इसमें क्या होता है, लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि राइज हो रहा है कि डाउन हो रहा है। आइए देखते हैं क्या होता है। नॉन फाइनल इंटोनेशन सेंटेंस, द पिच राइजेज एंड फॉल्स विद इन द सेंटेंस। This type of intonation is used with unfinished thoughts, introductory phrases, series of words, and also when we express choices. Let's listen some example. देखिए यहाँ कुछ thoughts कैसे हैं। She bought the magazine, but she didn't read it. She bought the magazine, but she didn't read it. यहाँ पे देखिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, अपने वॉइस को या अपने पिच को रेज किया, लेकिन लास्ट में क्या किया, गिरा दिया। She didn't read it. She didn't read it. When I finished high school, I get a job. If I study hard, I will pass the test. अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे वेवरिंग इंटोनेशन की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं एक ही वर्ड को, जिसके हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम अलग अलग टोन यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई वर्ड है जिसको हम अगर एंगर में यूज कर रहे हैं, सरप्राइज यूज कर रहे हैं, अगर हेजिटेशन हो रही है, फियर है, उस वर्ड को हमारे बोलने का जो आर्ट होता है, जो इंटोनेशन होता है, जो हमारी पिच होती है, वो चेंज हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक ही वर्ड लिखा है लेकिन अलग अलग यहाँ पे टोन में। देखिए यहाँ पे नॉर्मल टोन होगा ओके, अगर आप हेजिटेशन यूज करें या फिर अनविलिंग यूज करें, ओके ओके, एक्साइटेड है ओके, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं ओके। तो यहाँ पे एक ही वर्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, उनका जो इंटोनेशन वो चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं इनको, वेवरिंग इंटोनेशन। जैसे हम बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाह थैंक यू। तो ये हमारे क्या है, इंटोनेशन। इस प्रकार से इंटोनेशन बोलते हैं क्या, वेवरिंग इंटोनेशन। तो यहाँ पे हम इसको टोन, अब मान लीजिए अगर हम इसको हटा देते हैं, सामने वाले सिर्फ क्या समझ आएगा, किस प्रकार से बोल रहे हैं, कहाँ राइज हो रहा है, कहाँ फॉल हो रहा है, तो उसको हम इंटोनेशन यूज करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे उसका टोन जो होता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि किस टोन हम किस प्रकार से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारे कुछ हो गए इंटोनेशन के। अब बात आती है साथियों फ्लो इन स्पीकिंग। हमारे जो हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमारा वॉइस है, जो वॉइस की स्पीड है वो कैसी हो, किस प्रकार से हमारी फ्लो होनी चाहिए, उसको देखते हैं। कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं।
यहाँ बोला गया स्पीक स्लोली, डोंट रश टू स्पीच। जैसे मैं कभी बोल देता हूँ आपको, बड़ा फास्ट बोल देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको फेमिलियर हो गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप नए प्लेस पे जाते हो तो आपको स्लोली स्लोली बोलना है, मतलब ऐसा स्लोली नहीं, एक स्पीक से, ताकि आप अच्छे से वर्डों को आर्टिकुलेट कर पाएँ, अच्छे से वर्डों को एक्सप्रेस कर पाएँ, आपका हर एक वर्ड ऑडियंस तक पहुँच पाए। यहाँ पे आपको टाइम पे ब्रीथ नेचुरली, मतलब कि एक ऐसा नहीं कि आप ऐसा ब्रीथ कर रहे हैं पूरे सभी जितने लोग हैं सब पता चल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से नेचुरली है। स्टार्ट स्लोली एंड यू कैन स्पीड अप जेंटली एज यू गेन द कॉन्फिडेंस। आप स्लोली स्लोली स्टार्ट करिए, जैसे आप कॉन्फिडेंस आ जाए, जैसे आपको लगे कि हाँ अब ऑडियंस जो है हमारे जो सामने हैं हमारे साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं, हमारे साथ एक मतलब कि एक साथ रिटेन हो चुके हैं, तो आप अपने आप को धीरे धीरे आप गेन कर सकते हैं अपने वॉइस को। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, आप इसको प्रैक्टिस करिए कि हम पब्लिक में कैसे बोलें। हो सकता है आपके घर में कुछ लोगों 4-5 लोग बैठाइए, आपने कोई आइडिया शेयर करिए, अपने कुछ आपने जो क्लास में सीख के आया, जो कुछ चीज़ें नहीं सीख के आई जो आपको बताने लायक हो, वो आप यहाँ शेयर करिए। तो ये हमारे इस प्रकार से आप पब्लिक स्पीकिंग को इंक्रीज कर पाएंगे। बी अवेयर, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। जी हाँ साथी, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, अपनी आँखों और कानों कैसे ओपन। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा देखिए अगल बगल हो क्या रहा है, और कोई आदमी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको थोड़ा सा देखिए। आप समझिए कि ऑडियंस की जो है, जो हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके सामने हमारे जो रिसीवर हैं, उनका हमारा इमोशंस क्या है, उनके हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, वो किस प्रकार से फील कर रहे हैं, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। सिंगिंग हेल्प्स विद द प्रॉपर वॉइस यूटिलाइजेशन। थोड़ा थोड़ा आप सिंग कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा आपको वॉइस आप जब इसको सिंग करेंगे ना, जो आपकी वॉइस होगी प्रॉपर आपको कहते हैं कि ना प्रोनाउंसिएट करने में आपको हेल्प मिलेगा। बी पेशेंस, गिव टाइम, थोड़ा सा पेशेंसफुल रहिए, टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए इसको, आप आराम से आपकी स्पीकिंग बेटर होगी, बेस्ट होगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बेटर। यहाँ साथियों आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करता है अपने ह्यूमन को, यहाँ पे मैन ही नहीं आप वुमेन भी कर सकते हैं, तो आप इसको समझते ही हैं, सिर्फ मैन ही नहीं बेटर हो सकते, वुमेन भी बेटर हो सकती हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर हो पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ टिप्स थे, आप इसको थोड़ा सा डेली लाइफ में रूटीन में लाइएगा। और जैसे मैं बोलता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जैसे आपको अपनी हट कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथियों मैं आपके साथ बना रहूँगा पूरे इस एग्जाम के दौरान, आपकी हेल्प करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं साथियों, यहाँ पे लगभग हम एंड होने वाले हैं, 1-2 स्लाइड और बची हुई है, तो इसको एंड करते हैं हम अगले पूरे इस यूनिट को ख़त्म करेंगे, साथ साथ इस सब्जेक्ट भी खत्म करेंगे। तुम्हारा क्या है, स्पीकिंग विथ पर्पज। तो यहाँ बोला गया कि हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करें। कैसे, हम यहाँ पे यू को हम क्या करें, वी के साथ अगर हम रिप्लेस कर दें, तो आप एक सिर्फ अभी आप यू बोल रहे थे, मतलब कि आप ऑडियंस को ही थोप रहे थे, अब क्यों हम वी हो गए, तो ऑडियंस क्या होगी, आपका रिसीवर क्या होगा, आपके साथ मिल करके बात करेगा, तो उस ऑडियंस को ये लगेगा कि हाँ आप उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एडाप्ट द फीडबैक यू सी फ्रॉम योर ऑडियंस। आपको जो ऑडियंस से फीडबैक मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करिए, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कुछ आपको बोला गया कि इसको इंप्रूव करिए, सारी चीज़ आप उसको अडाप्ट करिए। लेट योर पर्सनालिटी टेक द स्टेज, बी योर सेल्फ। अब बोला गया यहाँ पे योर ऑडियंस केम टू वॉच यू, यू विल बी स्टेब्लिश ग्रेटर क्रेडिबिलिटी नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज बट ऑल्सो योर कैरेक्टर। तो यहाँ पे बोला गया कि आप बी योर सेल्फ, वहाँ पे ऑडियंस जो है आपको देखने के लिए आई है, लेकिन साथ साथ में आप पर विश्वास करके आई है। अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने कैरेक्टर को भी, वो आपके कैरेक्टर को देखेंगे, आपको नॉलेज को भी देखेंगे, तो सभी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेट एज ए लीडर, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है साथियों कि आप वहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे लीडर बनने वाले हैं, आप कई लोगों को एम्पावर करने वाले हैं, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंट रखिए और ऐसे बोलिए एज ए लीडर, इस प्रकार से लीडर करिए। बेसिकली आप एक स्टोरी टेलर बनिए, कि आप देखते होंगे कई लोग स्टोरी जो बताते हैं उनके पास टोन्स होते हैं, कब आपको किस इमोशन में बोलना है, कब आपको लाफिंग डालना है, सारी सारी चीज़ उस इमोशंस होती हैं। तो जब स्टोरी टेलर की तरह आप बनेंगे तो आप कई सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया ऑडियंस इंटर्स विल बी एबल टू रिलेट यू एंड बिकम इंस्पायर्ड। तो जब स्टोरी मान लीजिए आप इसके बीच में स्टोरी बता रहे हैं प्रेजेंटेशन के समय, तो क्या होगा, जो ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर पाएंगे और आपसे इंस्पायर होंगी। ये कुछ यहाँ पे थे स्पीकिंग विद पर्पज, यहाँ पे कुछ टॉपिक थे जिसको शेयर करना जरूरी था। साथियों आज हम यहाँ पर फिर अगला टॉपिक बात करने वाले हैं, स्पीच एंड पर्सनालिटी। साथियों आपको ज़्यादा नहीं है, इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पॉइंट सर्व करूँगा, यहाँ पे स्पीच और पर्सनालिटी कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है। तो यहाँ बोला गया कि स्पीच रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे एक इंडिविजुअल आज जैसे आप बोल रहे हैं, तो आप स्पीच आपकी यहाँ पे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है, स्पीच आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होती है। आप यहाँ पे बोलती है स्पीच इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। जो आपकी स्पीच है वो आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने का एक तरीका है ऑडियंस के सामने। आप किस प्रकार से स्पीच दे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी उसी प्रकार से आएगी और आप ऑडियंस आपका उस प्रकार से आपको जज भी कर पाएगा कि आपके स्पीच से आपके पर्सनालिटी को जज कर लेगा। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका जो पॉजिटिविटी है वो क्या है, आप ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक हैं, आप किस प्रकार से
प्रॉब्लम को देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वो ऑडियंस इसी से समझ जाएगी। अब बात कर साथियों यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, हमको क्या क्या देखने हैं। तो यहाँ पे एम्पैथी आता है साथियों, हमको एम्पैथी दिखानी है। ऐसा है कोई जो लोगों को इमोशन है उनके साथ जोड़ना है, अपने को जोड़ के रखना है। हम उनके लिए आए हैं, उनके साथ खुशी शेयर करें, उनके इमोशन को भागीदार हों, सारी चीज़ें यहाँ पे अगर साइड हैं तो उनको हम समझें। उसके बाद यहाँ पे होता है एम्पैथी, इससे क्या होता है आपके पर्सनालिटी एट्रीब्यूट और प्रोफेशनल हो जाते हैं। कंसिडरेशन यहाँ पे क्या होता है कि आप दूसरों के लिए क्या करें, केयरिंग बने, उनके लिए उनके साथ आपकी इच्छा हो आपके साथ वर्क करने की। इस प्रकार से आपको अपने ऑडियंस को फील करवाइए कि आप उन्हीं के पार्ट हैं, उनके कम्युनिटी के पार्ट हैं, और उनको आप एक ऐसा फील करवाइए। वो हमारा क्या है, कंसिडरेटनेस है। तो एज ए लीडरशिप, आपको एज ए लीडरशिप वहाँ बिहेव करना है, आपको ऐसे स्किल लानी है, आपको ऐसे अपने अंदर स्किल लानी है जो लीडरशिप में रहती हैं। एक लीडर एज ए लीडर काम कर सके, वर्क कर सके, आपको टीम वर्क में वर्क करना आना चाहिए। कंपिटेंस है हम साथियों, असर्टिवनेस है, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये सारी चीज़ आप जानते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की बात नहीं है। आप सब क्या करिएगा, इसको एक बार रीड करिएगा, रिवाइज करिएगा, और होपफुली अब मैं आप मेरे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको जो भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे मैं इस यूनिट को भी ख़त्म करता हूँ। आज हमारा जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल 5th यूनिट तक खत्म हो गया साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे लेक्चर देख चुके होंगे, अपने ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर चुके होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और हाँ, आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा वीडियो सिर्फ हम प्रोवाइड करवाते हैं। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।